हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डबल सर्कुलेशन टॉपिक के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप अपने एनसीईआरटी देखे होंगे, नोट पे पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ब्लड फ्लोज इनटू वेंट्रिकल बिकॉज। देखो, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल कहने का मतलब ये है कि जब हमारा आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों आपके डायस्टोलिक स्टेट में होंगे, यानी रिलैक्स स्टेट में होंगे, तब आपको जो ब्लड फ्लोज होता है वन वेंट्रिकल में। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? तो अब अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, और आपका आर्टरी में रिलैक्स स्टेट में, तो इस दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और यहाँ पे जो आपका बाइकस्पिड वाल्व होगा, ये क्या होगा, दोनों ओपन होगा। ठीक है, जब भी दोनों ओपन होगा तो हमारा ब्लड क्या होगा, फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स इंटर द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, यानी ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स वो कहाँ एंटर करता है? तो वही फिर से देखते हैं। वैसे इसका आंसर है लेफ्ट एट्रियम में आपका पल्मोनरी वेन में जो ब्लड होता है वो एंटर करता है। ठीक है जी, देखते हैं होता क्या है कि देखिए, आप अगर पल्मोनरी वेन्स को देखेंगे, ये क्या करता है, कहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लंग से। ठीक है, आपका लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और ये आपको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आप लेफ्ट आर्टरी में ये क्या करता है, पास आउट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लेफ्ट एट्रियम। और क्वेश्चन, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल द सेमी वॉल्व्स आर ओपन, क्लोज, पार्शियली ओपन या फिर फ्लटरिंग। अब बोल रहा है कि ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, यानी फिर से देखिए, जॉइंट डायस्टोल में यानी अगर आपका दोनों एट्रियम एंड दोनों वेंट्रिकल आपका रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, अगर आपका दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल कैसा आपका अगर रिलैक्स स्टेट में है, तब सेमी ल्यूनार वाल्व का क्या पोजीशन होता है? तो सेमी ल्यूनार वाल्व आप अगर देखेंगे तो ये एक राइट वेंट्रिकल से, जब एक राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच जो यहाँ का वॉल्व होता है इसे कहते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। जब हमारा वेंट्रिकल्स और आर्टरिया दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो ये सेमी ल्यूनार वाल्व क्या होता है, क्लोज स्टेट में होता है। ठीक है, कैसे होते हैं, क्लोज स्टेट में होते हैं। तो इसका सही आंसर है क्लोज्ड। अगला क्वेश्चन है, द एक्शन पोटेंशियल दैट इनिशिएट atrial contraction is generated by AV node, Purkinje fiber, bundle of his या फिर SN। अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमारा नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे पूरे हार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे जो मेन नोडल टिश्यू होता है वो होता है आपका साइनो एट्रियल नोड। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइनो एट्रियल नोड आपका राइट एट्रियम के अपर साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट एट्रियम आप मतलब एसएन नोड प्रेजेंट होता है, एसएन नोड प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से एक आपका ये देखिए, फिर से राइट एट्रियम में आपका लोअर साइड में यहाँ पे आपका क्या होता है, देखो ये आपका एसएन नोड, ये है आपका एवीएन नोड, फिर यहाँ से आपका एवी बंडल पास करता है, एवी बंडल। ठीक है, तो आप देखेंगे एसएन एंड एवीएन आपका दोनों कहाँ प्रेजेंट है, आपके राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि द एक्शन पोटेंशियल दैट इनिशिएट आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय द एवी नोड, Purkinje फाइबर, बंडल ऑफ हिज या फिर एसएन नोड। तो कहाँ कैसे इनिशिएट होता है आपका, एसएन नोड से। आर्टेरियल सिस्टोल इंक्रीजेस वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम बाय अबाउट 10%, 30%, 50% या फिर 70%। देखिए, फिर से हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल के केस में जब हमारा आर्टरियम और वेंट्रिकुलर दोनों आपका जब रिलैक्स स्टेट में था तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन जब यहाँ से एसएन नोड इम्पल्स ट्रांसमिट करता है तो राइट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फर्दर जो इसमें ब्लड का अमाउंट होता है वो 30% इंक्रीज कर देता है। कितना परसेंट इंक्रीज करता है, 30%, जब हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम बाय 30%। फिर अगला क्वेश्चन है, द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द एट्रिया इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल वाई। The action potential from the atria is conducted to the ventricles by SN node, SN only, AVN and AV bundle, Purkinje fibers only, ventricular myocardium directly। तो फिर से हम देखते हैं कि जो यहाँ से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराते हैं एसएन नोड से, वो आपको अगर वेंट्रिकल में जाना है तो कैसे जाता है, तो एसएन नोड से यहाँ पे एवीएन नोड के पास आता है, एवीएन नोड, और एवीएन नोड से आपका यहाँ पे एवी बंडल से आता है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं एवीएन नोड एंड एवी बंडल क्या करता है, आपके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो कौन से दो बंडल आपके एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करते हैं राइट एट्रियम से आपके वेंट्रिकल, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में? एक यहाँ पे होता है आपका एवीएन और दूसरा होता है
AV, ये आपके पास आउट करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, AVN एंड AB बंडल। अगला क्वेश्चन है, द बंडल ऑफ हीट ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल थ्रू एट्रियल मस्कुलेचर, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, एसेंट टिश्यू या फिर सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। फिर से समझते हैं। अब एवियन नोड क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। मतलब एवियन नोड हमने देखा, फिर एबी बंडल देखा। अब यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से एवियन नोड ये क्या करता है, तो पूरे आपके वेंट्रिकल साइड में यहाँ पे ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ऐसे पूरे ये जो फाइबर होता है, इसी फाइबर को हम बोलते हैं परकिंजी परकिंजी फाइबर, ठीक है। इसी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, परकिंजी फाइबर कहते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, परकिंजी फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका बंडल ऑफ हिस से, ठीक है। तो परकिंजी फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बंडल ऑफ हिस से। तो जो बंडल ऑफ हिस ही तो रिस्पॉन्सिबल है आपके वेंट्रिकल से स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल थ्रू वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है, समझिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द एट्रिया सिस्टोल डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन या फिर फाइब्रेशन। अब क्या होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया उस टाइम क्या करता है, डायस्टोलिक स्टेज में होता है, ठीक है। कैसे डायस्टोलिक स्टेज में होता है ये देखिए। अगर आप बात कर लोगे कि बोला कि जब वेंट्रिकुलर, यहाँ पे देख रहे हैं वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चलिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे डायस्टोल लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए सिस्टोल, ठीक है। तो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है, तब इस केस में क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे एट्रियम आपको कैसा स्टेज में है, डायस्टोलिक स्टेज में, ठीक है। लेकिन अगर देखो ये जो रेड वाला पोर्शन क्या दिख रहा है, सिस्टोल, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है, यानी जब आपका ये वेंट्रिकल दोनों को क्या कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आर्ट्रियम कैसा है आपका, रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द आरटीआर इन डायस्टोलिक फेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल causes an increase in ventricular pressure leading to opening of semilunar valves, closure of tricuspid and bicuspid valve, opening of AV valves या फिर atrial contraction। अब देखो आगे देखते हैं क्या हो रहा। अगला क्वेश्चन ये पूछा, अगला क्वेश्चन ये बोला हमारा कि जब हमारा वेंट्रिकल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तब क्या हुआ, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल्व है इसे हम मिटल वाल्व भी कहते हैं, इसमें लिख सकते हैं बाई कस्पिड वाल्व। ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन दोनों को वो क्लोज कर देता है, ठीक है। तो सेंसर क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉजेज एन इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर लीडिंग टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। अगला क्वेश्चन है, द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड bicuspid valve during ventricular systole is primarily caused by atrial contraction, attempt backflow of the blood into the atria, opening of the semilunar valves after relaxation of ventricle। अब बोल रहा है कि जब आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व का क्लोजर हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो देखो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो ये देखते हैं। जब आप देख रहे थे स्टार्टिंग में कार्डियक साइकिल की बात करें, जब आपका राइट एट्रियम से आपका जो ब्लड, चलो ठीक है मैं फिर से रेज करता हूँ, ना आप देखेंगे कि जब आपका राइट एट्रियम से ब्लड इसमें फ्लो कर रहा था, तो जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है इसमें आपका प्रेशर तो बढ़ेगा, ठीक है। देन आपका फिर से इसमें एस नोट इम्पल्स ट्रांसमिट किया तो इसमें 30% ब्लड और बढ़ गया, ठीक है। जब इसमें 30% ब्लड दोनों में बढ़ गया, अब क्या हुआ, इसके वजह से इसमें और प्रेशर बढ़ा, फिर ये जो जब ये वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा तो आपको क्या हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व को क्या किया, क्लोज कर दिया। जब ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व को क्लोज किया तो जो ब्लड फ्लोज इसमें से अर्थ राइट एट्रियम से, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकुलर में, इसका क्या करेगा, ये बैक फ्लो को बंद कर देगा, ठीक है। बैक फ्लो को बंद कर देगा, या फिर ये भी तो कह सकते हैं कि वेंट्रिकल से जो एट्रियम में ब्लड जाना होगा इसे बंद कर देगा, क्योंकि अब जब रास्ता ही बंद हो गया। देखो वाल्व क्या होता है, एक वन वे पाथवे होता है, यानी देखो ऐसे गेट है, ठीक है, ये बस समझ इधर खुलता है इस साइड, तो ऐसे खुलेगा तो ब्लड आपका क्या करेगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। लेकिन जब ये गेट क्लोज हो जाएगा तो इसका बैक फ्लो बंद हो जाएगा ना, ठीक है। तो वन वे है ना, तो ये बैक फ्लो को बंद कर देता है वेंट्रिकुलर से एट्रिया में ब्लड जाने से, ठीक है। तो the closure of tricuspid and bicuspid valve during the ventricular systole is primarily caused by attempt backflow of the blood into the atria। क्यों हो रहा था, क्योंकि जो आपका ब्लड बैकफ्लो करना चाहता है एट्रिया में, वो क्या होता है, उसकी वजह से हमारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जा रहा था, ठीक है। The semilunar valves are forced open when ventricular pressure exceed atrial pressure, atrial pressure exceed ventricular pressure, the SN5 और या फिर the AV bundle close, AV valve close। तो फिर हम देखते हैं
अब यहाँ तो तुम समझ गए कि हमारा अब अभी तक में हुआ क्या, अभी तक में हुआ क्या कि हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो चुका है, लेकिन हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर अभी भी इंक्रीज कर रहा है। जब भी आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर अभी भी इंक्रीज कर रहा तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो ट्राइक सेमिल्यूनर वाल्व है, ये दोनों जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये क्या होता है, ओपन हो जाते हैं। क्या, क्योंकि तो ये तो क्लोज हो गया है, लेकिन अभी से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तब के जो वॉल्व्स हैं सेमिल्यूनर वाल्व ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कहता है सेमिल्यूनर वाल्व्स आर फोर्स्ड टू ओपन व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड आर्टेरियल प्रेशर। ओके, अगला क्वेश्चन है, तो ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फ्लोज इनटू aorta, pulmonary veins, pulmonary artery या फिर coronary artery। तो ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फ्लोज इनटू द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, देखो आप देख रहे होगे, ये देखिए आप ब्लड को देख रहे होंगे, जब आपका राइट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। कब, जब सेमिल्यूनर वाल्व आपका ओपन हो रहा है। सेमिल्यूनर वाल्व ओपन कब हो रहा है, जब आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियम प्रेशर से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, यहाँ से ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। और ये जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है ये क्या कंटेंट करता है, ये जो ब्लड आप क्या कंटेंट करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इसको कहाँ लेके जाता है, आपको लंग में लेके जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड लंग में लेके आता है, लंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, ऑक्सीजन ब्लड आपका पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन आपका लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह हमारा सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फ्लोज इनटू द पल्मोनरी वेन्स या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ध्यान दे, पल्मोनरी आर्टरी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज और देखो, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ आर्टरी और वेन का फंक्शन क्या होता है। आर्टरी क्या काम करता है आपका, हार्ट से बॉडी में, बॉडी पार्ट में, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ये ब्लड को लेके जाता है। और वेन्स क्या करता है, डिफरेंट बॉडी से आपको हार्ट में ब्लड को लेके आता है। ठीक है, ये नॉर्मल काम है। लेकिन आप देख रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन को, तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। ये हार्ट से, जो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, ये आपको हार्ट से ब्लड लेके तो जा रहा है, लेकिन कैसे ब्लड लेके जा रहा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है, जब कोई हम बात करें इन केस ऑफ आर्टरी, तो आर्टरी आपको कैसा ब्लड कंटेंट करता है, ऑक्सीजन ब्लड कंटेंट करता है ना। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन कैसा कंटेंट करता है, आपका डीऑक्सीजन ब्लड कंटेंट कर रहा है, जो कि आपका हार्ट से लंग्स में लेके जा रहा है। आप पल्मोनरी वेन, ऐसे वेन नॉर्मली क्या कंटेंट करता है, नॉर्मली आपका डीऑक्सीजन ब्लड कंटेंट करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कंटेंट कर रहा है, ऑक्सीजन ब्लड, जो कि आपका लंग से आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फ्लोज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी लंग से होता है। Related, during ventricular diastole, the similar valves close to allow blood into the atria, prevent backflow of blood into the ventricles. Asystole atrial contraction increase ventricular pressure। अब आइए फिर से हम देखते हैं अब क्या होता है। देखो, ड्यूरिंग जब आपका सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे फिर से मैं आपको रेज करता हूँ। ठीक है, जब आपका ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है, अब क्या, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, अब सीमिल्यूनर वाल्व अब मानो यहाँ पे क्लोज हो गया। जब आपका सीमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो गया, तो जो ब्लड आपकी इस पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में, वो आपको बैक फ्लो होने से बचाएगा वेंट्रिकल में। बट सीमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होगा तो क्या होगा कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, वही बोला कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी जब आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्स स्टेट में होगा तो सीमिल्यूनर वाल्व क्लोज होगा टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, the tricuspid and bicuspid valves reopen when ventricular pressure exceeds arterial pressure exceeds ventricular pressure, the seminal valves are open, the ventricle contract। फिर सिंपल। अब हमारा चलो ठीक है, इस प्रणाली को फिर से देखते हैं। अब देखो होगा क्या कि जब इसमें से ब्लड निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो आर्टरियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा, तो फिर से सेमिल्यूनर ये ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन होगा और फिर नॉर्मल ब्लड इसमें फ्लो करेगा। ठीक, इस तरह का साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, देखिए एट्रियोसिस्टोल, आइसोवोल्यूमेट्रिक, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सब कार्डियक साइकिल इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो एक वही पूछा कि ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स रीओपन व्हेन आर्terial प्रेशर एक्सीड करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर से, क्योंकि जब का जो वेंट्रिकुलर में जो ब्लड है वो आप क्या हो जाएगा,
आयोटा और पल्मोनरी आयोटा में पास करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आर्टरी में जब अभी ब्लड जाता रहेगा तो वहाँ का प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, रीओपन होगा, फिर से ब्लड आपका वेंट्रिकुलर में आएंगे, फिर वही ऐसे इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, ऐसे इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा तो 30% एक्स्ट्रा ब्लड इसमें आएगा, फिर जिसको से क्या होगा कि आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका सेमिनल मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज करेगा, लेकिन फिर आपका अभी भी वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज भी जाता है तो क्या करेगा, इसको वजह से आपका सेमिनल वाल्व रीओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका साइकिल चलता रहेगा। तो इसका सेंसर क्या है, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व रीओपन व्हेन आर्terial प्रेशर एक्सीड वेंट्रिकुलर प्रेशर। The pressure that reopen the AV valves come from ventricular contraction, blood being emptied to the artery by the venous, the closing of seminal valves, ever there is an impulses। तो कौन सा बोला, कौन सा इम्पल्स, कौन सा प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है जिसकी वजह से आपका एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं। एवी वॉल्व आप समझ रहे हैं, एंट्रीवेंट्रिकुलर में जो आपके वॉल्व्स होते हैं वो होता है एसएन इम्पल्स जब ट्रांसमिट होता है। When the AV valves reopen, blood moves freely into the atria, arteries, atria, ventricular, every veins। जब आपका एवी वाल्व से रीओपन होता है तो ब्लड कहाँ फ्री मूव करता है, आपका एट्रिया से वेंट्रिकुलर में, तो कहाँ मूव करता है, वेंट्रिकुलर में। The state where both the atria and ventricular are relaxed state is called atrial systole, ventricular systole, joint systole या फिर joint diastole। जब आपका दोनों एट्रिया वेंट्रिकुलर दोनों आपका रिलैक्स स्टेट में होता है तो उनसे क्या कहते हैं, joint diastole। अगला क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ कार्डियक साइकिल इज रिपीटेड ड्यू टू द न्यू एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेटेड बाय एवी नोड बंडल ऑफ हीट एसएन या फिर प्रोटेंजियल फाइबर। जो हमारा कार्डियक साइकिल फिर से रिपीट होता है वो उसका एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट कहाँ से होता है, आपका वो एसएन नोड से होता है। ठीक है, अब बोला कि द इवेंट ऑफ साइकिल occur in random order or repeated fixed sequence only during exercise, या फिर reverse order during diastole। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है वो क्या होता है, आपका फिक्स सीक्वेंस में जनरेट होता है और रिपीट होता रहता है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे अगर इस केस को, तो ये जो आपको 0.8 का जो कार्डियक साइकिल है, ये आपको हर एक 0.8 सेकंड में हमारा ब्लड सर्कुलेट करेगा। इसे हार्ट से आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, 0.8 सेकंड में होता रहेगा, जिसमें आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। मैं आपको फिर से बताऊँ, ये देखो इसको बोलते, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपका ये पोर्शन जो है ना, ये जहाँ पे आपका वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स स्टेट में है और आपका आर्टरिया भी यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में है, तो इसी को हम बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कि आपका 0.4 सेकंड का होता है। अगर जॉइंट डायस्टोल कितना होता है, 0.4 सेकंड का, लेकिन वही हम बात कर रहे हैं आर्टरियल सिस्टोल, यानी आपका आर्टरिया कितना सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका जो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकंड के लिए, और आपका 0.7 सेकंड क्या करता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है। जबकि वेंट्रिकुलर कैसा होता है, ये आपका यहाँ से ये आपका 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट करता है, देख रहे हो ना, 1 2 3 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट करता है, और ये 0.5 सेकेंड रिलैक्स स्टेट में रहता है। ठीक है, तो और एक और चीज 0.4 सेकेंड जो टोटल कैसा होता है, जॉइंट डायस्टोल का होता है। ठीक है, ये अगर चाहें तो आप याद करना, याद कर सकते हैं। The cardiac cycle is defined as a single heartbeat, the sequence of atrial contraction, only the cycle repeated sequence of systole and diastole of the atrial ventricle, ever the period when the heart is completely relaxed। तो cardiac cycle defined as the cyclically repeated sequence of systole and diastole of atrial and ventricle। अगला क्वेश्चन है कि if the heart beats 72 times per minute, how many cardiac cycle per minute? That is also 72। The duration of one cardiac cycle is heart rate of 72 beats per minute is 0.8 second। The volume of blood pump out by each ventricular during one cardiac cycle is called। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि the volume of blood pump out by each ventricle during one cardiac cycle is called। इसे समझना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या था कि the volume of blood flows by each ventricle, यानी इस वेंट्रिकल में, और मान लो एक वेंट्रिकल हम ले लिए, इसमें ये कितना ब्लड को पास आउट करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम।
एक वेंट्रिकल से वो कितना ब्लड को ट्रांसमिट करेगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। यानी जब ये एक कार्डियक साइकिल होगा, यानी 0.8 सेकंड का जो कार्डियक साइकिल होगा, तो इस राइट वेंट्रिकल में कितना ब्लड अमाउंट को ये साइकिल करता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड एज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड हार्ट रेट डिवाइडेड स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट बीट। तो कार्डियक आउटपुट को क्या फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। इससे क्वेश्चन पूछा था नीट में, ठीक है, तुमसे याद रखेंगे। In a healthy individual, average cardiac output is approximately 2 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल का आउटपुट कितना है, 5 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 ब्लड हमारा हार्ट पंप आउट करता है, यानी साइकिल करता है। The body can alter cardiac output by changing only heart rate, only stroke volume, both heart rate and stroke volume, neither heart rate nor stroke volume। तो हमारा बॉडी जो है कार्डियक आउटपुट को जो उस कैसे चेंज कर सकता है, वो हमारा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को चेंज करके। Compared to an ordinary person, an athlete is likely to have a lower cardiac output, higher cardiac output, the same cardiac output, predictable cardiac output। जो हमारा ऑर्डिनरी पर्सन के कंपेरिजन में जो हमारा एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट है वो हाई होगा। The first heart sound love is caused by closure of semilunar valves, closure of tricuspid and bicuspid valve, opening of the AV valves, every ventricular filling। जो हमारा पहला हार्ट का साउंड लव है वो कब जनरेट होता है, closure of tricuspid and bicuspid valve। The second heart sound W is associated with arterial systole, closure of semilunar valve, opening of the aortic valve या फिर ventricular contraction। तो जो हमारा सेकेंड हार्ट साउंड है जो वो कब एसोसिएट होता है, closure of semilunar valve। A patient is hooked up monitoring machine that sound voltage tracer on the screen and make the sound beep 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 as the patient goes in cardiac arrest। What is the machine described in this scenario represent। जब हम देखते हैं मशीन में जो ऐसा साउंड करता है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। ठीक है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हमारा स्कैन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फिर या फिर ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम या फिर एक्स रे इमेज। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम और एक होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो पता नहीं क्यों ऐसा डॉक्टर लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मशीन। यानी ये जो ग्राफ आपका जो जनरेट होता है किसके थ्रू जनरेट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू। और ये जो ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ग्राफ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये जो ग्राफ जिस मशीन से जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, what does an electrocardiograph represent, heart acoustic activity, heart mechanical pumping, electrical activity of the heart during a cardiac cycle, या फिर blood flows through the coronary artery। तो जो हमारा इसे जी क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। Where are the three leads typically placed for a standard ECG? Both ankles and right wrist, each wrist and the left ankle, chest only या फिर forehead and the both wrist। देखो मतलब टिपिकल या फिर नॉर्मल ईसीजी के दौरान हम क्या करते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी बनाए, ये इसका आंख नाक, ये इसका हाथ, ये इसका हाथ, ये इसका शरीर, ये इसका पैर। तो नॉर्मल ईसीजी के दौरान हम जो लीड्स होता है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हम जनरेट करते हैं, लीड को हमें कहाँ कहाँ रखना है, एक इस दोनों रिस्ट पे रखना होता है, यानी लेफ्ट, ये आपका राइट रिस्ट, ये आपका लेफ्ट रिस्ट, और यहाँ पे लेफ्ट एंकल्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब नॉर्मल आपको इससे निकालना होगा तो आपको 3 लीड यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, फिर ये मशीन में कनेक्ट होगा 3 लीड, और यहाँ पे ये ग्राफ जनरेट होगा, टिंग 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 टिंग। ठीक है,
तो क्या है, each wrist and the left ankle. Why are multiple leads attached to the cardiac region in the ECG? Why are the multiple leads attached to the chest region in the ECG? अब मल्टीपल लीड भी हम चेस्ट रीजन पर क्यों रखते हैं? टू मीटर ब्रेन एक्टिविटी फॉर डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, टू मेजर द ब्लड ऑक्सीजन लेवल, टू टेक लंग फंक्शन. देखो नॉर्मली देखते इसमें तो हम 3 लीड रखते हैं, लेकिन हम चेस्ट पे और भी लीड रखते हैं, मल्टीपल लीड रखते हैं, ताकि हम और ज्यादा डिटेल इवोल्यूशन ले सकते हैं हार्ट के फंक्शन का. ठीक है. हाउ आर पीक इन ईसीजी आइडेंटिफाइड? विथ नंबर 1 to 5, with letter P to T, with Greek letters या फिर with color. हमारा ईसीजी को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? विथ लेटर P to T. आप देख रहे होंगे लेटर P to T, ये आपको डिनोट करता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द P इन ईसीजी रिप्रेजेंट? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट, या फिर एंड ऑफ सिस्टोल. जो हमारा पी वेव है, ये जो पी वेव है, ये क्या डिनोट करता है? आपका आर्टिया का कॉन्ट्रैक्शन. क्या डिनोट करता है? आर्टिया का कॉन्ट्रैक्शन. पी वेव रिप्रेजेंट करता है आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? या फिर हम आर्टियल एक्साइटेशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिपोलराइजेशन. ठीक है. या फिर हम क्या कह सकते हैं? डिपोलराइजेशन. ठीक है. तो डिपोलराइजेशन इसलिए कहते हैं ना कि जो हमारा नॉर्मल स्टेट का जो आपका पोलरिटी प्लस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये पोलरिटी क्या हो जाता है? चेंज होता है. जब ये पोलरिटी चेंज होता है तो इसमें क्या कहते हैं कि डिपोलर हो गया. नॉर्मल स्टेट में आपका ऐसा होता है, लेकिन फिर से अगर वापस नॉर्मल स्टेट में प्लस 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 माइनस में आएगा तो इसे कहते हैं रिपोलराइजेशन. ठीक है. तो डिपोलराइजेशन क्या करता है? जब हमारा पोलरिटी चेंज करता है. डिपोलराइजेशन क्या करता है? जब हमारा पोलरिटी चेंज होता है, यानी जब आर्टिया का पोलरिटी चेंज होगा तो आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे कैसा रिप्रेजेंट से वेव करेगा? पी वेव से. ठीक है. What does the QRX complex represent? Atrial depolarization, ventricular depolarization, depolarization of the ventricles into cardiac cycle. तो जो हमारा QRX कॉम्प्लेक्स है, यानी ये जो आपका QRX कॉम्प्लेक्स है, QRS, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका वेंट्रिकुलर कब कॉन्टैक्ट कर रहा है. ठीक है. कॉन्टैक्ट कब करेगा? जब इसका नॉर्मल पोलरिटी चेंज होगा. तो नॉर्मल पोलरिटी चेंज होगा तो जिसे हम क्या कहेंगे? डिपोलराइजेशन. ठीक है. क्या कहेंगे हम इसे? डिपोलराइजेशन. यानी व्हाट डज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट? डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. When does ventricular contraction begin in the relation to the QRS complex? ventricular contraction कब होगा? During the P wave, shortly after the Q wave, after the T wave, या फिर before the P wave. कब होता है? shortly after the Q wave. ठीक है. यानी हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? ये जो Q wave है ना, थोड़ा सा इसके बाद, यानी यहाँ से पहले Q wave यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना. रिलीज कर देता हूँ, दिखाता हूँ. तो गाइस आप लोग, हाँ देखो क्यू वेव यहाँ से सो रहा है, तो थोड़ा सा इसके हल्का से बाद से आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव. ठीक है. प्रीवियस क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टी वेव सिग्निफाई? एक्टियल डिपोलराइजेशन, स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, एंड ऑफ डायस्टोल. जब टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. यानी रिपोलराइजेशन कहने का मतलब क्या है? फिर से रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल. ठीक है. यानी चलो फिर से इसे भी देख लेते हैं. ये जो टी वेव क्या करेगा? टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका रिपोलराइजेशन. रिपोलराइजेशन क्यों कह रहा है? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करा होगा तो पोलरिटी चेंज हो जाएगा, तो इसको फिर से आप नॉर्मल पोलरिटी स्टेट में आना होगा, ये हम मान के चले. तो ठीक है. तो इस चीज को क्या कहते हैं? रिपोलराइजेशन. यानी यहाँ पे क्या होगा? आपका रिलैक्सेशन. तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि व्हाट डज द टी वेव सिग्निफाई? डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. क्वेश्चन कर रहा, व्हाट डज द एंड ऑफ टी वेव इंडिकेट? स्टार्ट ऑफ आर्टियल कंडक्शन, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड ऑफ सिस्टोल या मिड डायस्टोल. तो जो आपका एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल. ठीक है. एंड ऑफ सिस्टोल क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एंड ऑफ सिस्टोल. ठीक है. How can heart rate be determined from the ECG? By measuring P wave, by counting QRS complexes in a given time period, by calculating the T waves during duration, या फिर by assessing PR interval. यानी हम हार्ट बीट को ECG से कैसे काउंट करते हैं? यानी जो हमारा आपका ये हार्ट बीट है, ठीक है, ये हार्ट बीट है,
ये हार्ट बीट है। तो इसे हम कैसे काउंट करते हैं हम देखेंगे। ऐसा ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ क्या होगा, चलो ठीक है, ऐसा मैं आपको ईसीजी ही बना के दिखाता हूँ, लाइव लाइव ईसीजी तो ठीक है, सही रहेगा ना। कॉपी हम उसे पेस्ट करते हैं सब। अरे यार जैसे मानो आपका ये दो जो ग्राफ है ना, रुको चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताएगा कि एक मिनट में कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वो आपका हार्ट बीट को डिनोट करता है, ठीक है, सिंपली। तो बाय काउंटिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, वो डिटरमाइन करेगा आपके हार्ट रेट। What does a deviation from the typical ECG suggest? Normal heart functioning, possible abnormal or disease, incorrectly placement या फिर higher rates only। जो हमारा ECG से अगर नॉर्मल डिविएशन होता है, अगर डिविएशन होता है भी तो क्या डिनोट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि आपका abnormalities आ गया है या फिर कोई आपको डिसीज है। Hence it is a great clinical efficiency why ECG is clinically significant। देखो ईसीजी हमारे लिए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम हार्ट की एबनॉर्मलिटीज या फिर उसके डिजीज के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है या फिर हमसे पता करते हैं। तो पूछिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्यों है, इट हेल्प इन डायग्नोसिस कार्डियक एबनॉर्मलिटीज। इस जब हमें हार्ट के डिजीज या फिर एबनॉर्मलिटी के साइन मिलेंगे तभी तो हम उसकी डायग्नोसिस कर पाएंगे ना। How does blood travel through the circulatory system? Randomly through various vessels, through fixed route via blood vessel, only through capillaries direct between heart chamber। जो हमारा ब्लड फ्लो करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो आपका फिक्स रूट के थ्रू करता है, वो भी आपके ब्लड वेसल्स। विच लेयर ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स कंटेन स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। चलो अब हम आते हैं हमारे आर्टरी एंड वेन अगमन। चलो वेन्स डायग्राम बना रहे हैं हम टीएस सेक्शन, ठीक है, टीएस सेक्शन बना रहा है। अभी हमारा ट्यूनिका एक्सटर्नल वेन एक्सटर्नल लेयर हो जाएगा। चलो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरनल, ठीक है। अब ये जो बीच वाला ल्यूमन है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, ल्यूमन। इस बीच वाले को क्या बोलते हैं हम, ल्यूमन। यहीं से ब्लड फ्लो करता है, लेकिन उसके पहले इसके पास 3 लेयर होता है। ये अच्छा सा होना चाहिए ना, चलो अच्छा सा बनाते हैं। जब मान के चलते एक्सटर्नल लेयर है, रुको रुको बनाना तो अच्छा से बनाता हूँ वही। वेट 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 गाइस, वेट वेट। चलो ये हम बनाए एक लेयर, ठीक है। अब हम यहाँ बनाएंगे दूसरा। और फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 3 लेयर, ठीक है। ये आपको क्या होगा, ब्लड का क्या करेगा, ये आपका वेसल का टीएस सेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल का टीएस सेक्शन दिखा रहा है। ये क्या आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या हुआ ट्यूनिका एक्सटर्ना, या आपका ट्यूनिका मीडिया, या आपका मीडियम, और ये होगा ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटरना होता है आपका स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। और ये जो एक्सटर्ना होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो एक्सटर्ना होता है कनेक्टिव टिश्यू प्लस इसमें क्या होता है फाइबर, कौन सा, कोलेजन फाइबर। और जो आपका ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका मीडिया किससे बना होता है, आपका इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर प्लस मसल से, ठीक है। तो ये 3 लेयर होता है अपने ब्लड वेसल का, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना आपका स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं, मीडिया में आपका इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर और मसल्स होते हैं, मसल्स होता है। अच्छा राइटिंग में नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी गाइस, मसल्स होते हैं। और ट्यूनिका एक्सटर्ना में आपका कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर होते हैं, ठीक है। कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर, डी लिख सकता हूँ मैं आपको, कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। which of the arteries and veins contain smooth muscle and elastic fiber, तो आपका ट्यूनिका मीडिया। in which type of blood vessel is tunica media completely thin, arteries के blood veins या फिर arterioles। अब देखो जो ट्यूनिका मीडिया है वो आपका वेन्स का क्या होता है, थिन होता है इन कंपेरिजन टू आर्टरीज। देखो आर्टरीज में जो ब्लड का जो पास होता है वो बहुत हाई प्रेशर से होता है, जिस वजह से आपका जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थोड़ा थिक होता है। लेकिन वेन्स का जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो क्या होता है आपका थिन होता है। ट्यूनिका मीडिया आप समझ रहे हैं ना, ये पोर्शन ट्यूनिका मीडिया यानी ये बीच वाला लेयर क्या होता है, थिन होता है, जो किससे मेड होता है, इलास्टिन फाइबर प्लस मसल से, ठीक है। Which vessel receive blood pump by the right ventricles, aorta, pulmonary artery, pulmonary vein या फिर वेना cava। ब्लड के बीच
वेसल रिसीव ब्लड पंप्ड आउट बाय द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, वो आपको जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर डज द पल्मोनरी वेन कैरी ब्लड टू। पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड था वो ब्लड को कहाँ लेके जाता है, वो लेके जाता है आपको लेफ्ट आर्टरी में। यानी पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि वेन नॉर्मली किस में कैसा ब्लड रहता है, वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन के पास कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करेगा, आपको लंग से हार्ट में ब्लड को लेके आएगा और कहाँ डालेगा, लंग, हार्ट के किस पार्ट में, लेफ्ट आर्टरी में। What does the pathway between the right ventricles, lungs, and left atrium constitute? Systematic circulation, coronary circulation, pulmonary circulation, या फिर portal circulation। अब बोला कि राइट वेंट्रिकल्स, लंग्स एंड लेफ्ट एट्रियम क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन ब्लड लेता है, और ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स में डालता है। तो इस तरह जो हमारा हार्ट है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन बना रहा है। चलो ठीक है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं। इधर देखो, चलिए मानो आपका लंग्स है, ठीक है। लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड आपको किस में आता है, पल्मोनरी वेन में। कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजन ब्लड किस में आता है, आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स छोटा नॉर्मल इसमें आता है। और ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, आपका पल्मोनरी आर्टरी से डी ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जाता है। तो आपका राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, क्योंकि तो लंग्स से रिलेटेड है ना। तो फिर अगर बात करेंगे वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, ये सब आपके ब्लड से करते हैं। क्योंकि सुपीरियर वेन का अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है डिफरेंट ब्लड, ये भी इन्फीरियर वेन का अपर लोअर बॉडी पार्ट से डिफरेंट ब्लड लेके आता है डिफरेंट। यहाँ पे CO2 अमाउंट ज्यादा मैंने लिखा। एंड ये लोग क्या करेंगे, राइट एट्रियम में ब्लड को पास करते हैं, ठीक है। यहाँ से पे हटना आ गया। और यहाँ से क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड होता है, ये क्या करता है, आयोटा से पूरे बॉडी में जाता है। तो तीन चीज इसमें, यानी हम ये लिख कह सकते हैं। मैं कुछ आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो ये जो मैं रेडेड सेट कर रहा हूँ, ठीक है, रेडेड सेट कर रहा हूँ। ये आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन में हेल्प करता है, नहीं लंग्स वाला में। और जो मैं आपको अभी किससे कर दूँ, ब्लैक से। चलो जो ब्लैक, जो हमारा राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, ये जो तीन चीज है, ये आप किसको डिनोट करते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को। इसी को तुम डबल सर्कुलेशन कहते हैं ना। मैं बोला कि व्हाट इज द पाथवे बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स, लंग्स एंड लेफ्ट एट्रियम कंस्टिट्यूट, तो करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेयर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एम्प्टी आफ्टर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एम्प्टी होता है, जब वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होता है तो आपको कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में। What is the name of the circulation that supplied oxygenated blood to the tissue and returned deoxygenated blood to the heart? इसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है, इसमें कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, अभी हमने देखा ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेट ब्लड इन द लंग्स। नहीं, ये तो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव CO2 गैस, ये सही काम है आपका, प्राइमरी फंक्शन है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर। बहुत जरूरी है, इसे बताना बहुत जरूरी। देखो हेपेटिक सिस्टम तो जानना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हेपेटिक मतलब होता है आपका लीवर से। चलो ये हो गया आपका लीवर। जब हम खाना खाते हैं छोटा बना दो भैया, ठीक है। ये आपका हो गया स्टोमक, स्टोमक से आपका हो गया इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन हो गया। तो होता क्या है कि इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिसे हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में आप क्या होता है, यहाँ से जो आपका न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होता है वो लिवर में जाता है, जो भी यहाँ पे आपका ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोजिनेसिस जो भी होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हेपाटिक पोर्टल वेन से इन्फीरियर वेना कवा में जाता है। तो इस तरह आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने के लिए एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो हमारे इंटेस्टाइन से लिवर को कनेक्ट करता है, ठीक है। Where does the hepatic portal vein carry blood to before it enters the systematic circulation?
हेपाटिक पोर्टल वेन जो ब्लड को कहाँ कलेक्ट करता था, में हमने देखा वो इंटेस्टाइन से लीवर में करता, लीवर से बाद में हार्ट में डाला था ना। तो वो हार्ट में डालने से पहले वो लीवर को कहाँ, मतलब वो ब्लड को कहाँ कर रहा था, वो आपको कर रहा था हार्ट में डालने से पहले ब्लड को कहाँ रख रहा था, वो लीवर में रख रहा था। ठीक है, तो आज के लिए एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, व्हाट इज द स्पेशल सिस्टम ऑफ अ ब्लड वेसल दैट सप्लाइज द हार्ट मसल कॉर्ड। अब हार्ट भी तो एक ऑर्गन है ना, तो हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, उसमें जो ब्लड प्रोवाइड करेगा वो भी एक स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको हम क्या बात करते हैं, उसे हम कहते हैं कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम क्या करता है, वो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज का हमारा टॉपिक हुआ खत्म। कल होगा हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड गाइस, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहिए। बाय बाय।